नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजधानी क्लासेस भीलवाड़ा के अंदर। तो दोस्तों, आज जो हम आपको लाइव स्टॉक असिस्टेंट प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक है, उसकी वैकेंसी आपके बहुत जल्द आने वाली है। यानी आपके पद जो है वो बहुत स्वीकृत हो चुके हैं, यानी अधीनस्थ बोर्ड को भेज भी दिए गए हैं। तो आपकी वैकेंसी ये मान चलो कि 1-2 महीने में आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो बहुत सारे लड़के हैं जो अभी तैयारी में लग चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम उनके लिए क्या है कि अब आपके एलएसए की प्रिपरेशन करने के लिए आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजधानी क्लासेस भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो आपको अगर फ्री में अगर आपको तैयारी करनी है एलएसए की बिना कोई फीस दिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको जो वीडियो मिलेगी हम डेली आपको डालते रहेंगे, तो आपको वो वॉचिंग करते रहनी है। और अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बोल देना, हम आपको डाउट को हम जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम वेटरनरी सर्जरी के बारे में, जो हमारा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है एक, तो हम पहले देख लेते हैं कि वेटरनरी के सब्जेक्ट कितने हैं। तो 10 सब्जेक्ट हैं जो आपके एलएसए के अंदर आने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर के और 5 सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर के, प्लस इसके अंदर जीके, जिसके अंदर आपके आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये 3 पोर्शन आने वाले हैं। तो आपके जो वेटरनरी के पोर्शन है 10 पोर्शन आपको यहाँ पर यूट्यूब पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। प्लस अब हम सोच रहे हैं कि आपके जो जीके है वो पोर्शन भी हम आपको बहुत जल्द आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर से जुड़े रहना है। और जो कोई आपका कोई फ्रेंड हो जिसको फ्री में कोर्स देखना है, यानी कि कोई उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है, तो वो कोर्स पे नहीं कर पाता है, तो आपको हमारे राजधानी क्लासेस भीलवाड़ा की तरफ से आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, आपको बहुत शानदार मैटर से हम तैयार कर चुके हैं, बहुत बढ़िया मैटर हमने तैयार किया है। उसके अंदर आपको कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे लीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, और आपको अगर नोट्स चाहिए, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो नोट्स अगर आपको हम चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हमारा टेलीग्राम लिंक का लिंक है, उस पर जाकर आप ये हमारा नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास वेटनरी सर्जरी। तो हम देखते हैं कि सर्जरी क्या होती है, सर्जरी के अंदर हम क्या क्या किस किस का अध्ययन करते हैं। तो सर्जरी क्या होती है, मुख्यतः हम पहले हमें जो सब्जेक्ट है हमारा वेटनरी सर्जरी, तो हमें पता होना चाहिए कि सर्जरी है क्या। कोई जैसे अभी जो तैयारी कर रहे हो कोई सेकेंड ईयर की, उसमें कोई एग्जाम में आ गया कि सर्जरी क्या है, तो ठीक है, तो सर्जरी क्या होती है, शल्य चिकित्सा की एक चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा, यानी वह शाखा होती है विज्ञान की जिसमें किसी रोग की पहचान यानी डायग्नोसिस करने के लिए, या उस रोग की पहचान कर ली उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर उस रोग की रोकथाम करने के लिए जो प्राणी शरीर होता है यानी मानव होता है, उसके शरीर पर एक चीरा यानी कट लगाकर उसके शारीरिक संरचनाओं, जो उसके जो मसल्स होती है, कुछ टिश्यू हो गया, डिजीज हो गई, जैसे एक ट्यूमर हो गई, तो उसको हम क्या करेंगे, चीरा लगाकर निकाल लेते हैं। तो उसकी डिजीज हमने देखा कि उसकी क्या है डिजीज, तो हमने देखा डायग्नोसिस किया तो एक ट्यूमर थी, उसका हमने ट्रीटमेंट किया, उसको बाहर निकाला, उसकी रोकथाम की, उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसको बढ़िया कर दिया, तो हमने क्या किया, उसको चीरा लगाकर उसके जो शारीरिक संरचनाओं में हस्तक्षेप किया था, यानी कि फिजिकल मैनिपुलेशन की थी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हमें सर्जरी की डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे माइंड में। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं कि सर्जरी हमने फर्स्ट टाइम किस में देखी थी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमने 6500 ईसा पूर्व मनुष्य की खोपड़ी में ट्रेफनिन के अवशेष मिले थे हमें। ठीक है, उसके बाद में जो ग्रीक और मिस्र जो मिस्र को हम इजिप्ट कहते हैं, ठीक है, उसके इतिहास है, उनकी जो हिस्ट्री के बुक्स है उसके अंदर हमें जो है ये उसके इतिहास काल में हमें सर्जरी के बहुत सारे जो है प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि गैलन एक साइंटिस्ट हुए थे जो क्या करते थे कि पशु है उसको इसने क्या किया था, सर्जरी की मतलब चीर फाड़ किया था। ठीक है, चीर फाड़ करने के बाद उसने क्या किया कि मानव और पशु उनको समान बता दिया, यानी कि उस टाइम क्या था कि पशु का चीर फाड़ करना अभी भी आसान है। ठीक है, हम आसान मानते हैं, जितना मनुष्य की बजाय हम जो है जानवर का है जो चीरफाड़ अच्छी तरीके से कर पाते हैं, यानी कि हमें आसान लगता है, मानव का उतना आसान नहीं होता है। तो गैलन ने ये किया कि पशु को चुना और पशु की जो फिजिकल है उसको देख लिया और उसके समान ही उसको मानव के मानकर उसका ट्रीटमेंट करने लगा। ठीक है, उसके बाद में
इसके विपरीत एक साइंटिस्ट हुए जो एंड्रियस वेसालियंस थे, जो 16वीं शताब्दी में विभिन्न जो मानव होते हैं उनके शव यानी कि डेड बॉडी हो गई, उन पर चीरफाड़ यानी उन पर अध्ययन किया उन्होंने, और गैलन की बहुत सारी खोजों को गलत बता दिया। ये तो हमें भी लग रहा है, क्योंकि मानव और पशु दो अलग है, उनकी शारीरिक संरचनाएं थोड़ी भिन्न हो सकती है। जैसे हार्ट हो गया, तो हार्ट मतलब उसके भिन्न तो नहीं है, लेकिन थोड़ा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये बिल्कुल समान है, ठीक है। उसके बाद में 16वीं शताब्दी में सिरिंज, ये इंपॉर्टेंट है कि सिरिंज का उपयोग कौन सी शताब्दी के अंदर हुआ था, तो 16वीं शताब्दी के अंदर सिरिंज का उपयोग करने लगे, ठीक है। भारत का इतिहास काल में भी हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो भारत के एक चिकित्सक थे, हुए बहुत प्रसिद्ध थे, तो सहिलोत्र नामक बहुत प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे, जो हॉर्स के बारे में अध्ययन किया उन्होंने, और हॉर्स के उपचार करने के लिए यानी घोड़े के उपचार करने के विशेषज्ञ जो विशेषज्ञ थे, ठीक है, कौन, सहिलोत्र। एक और जो डॉक्टर थे कौन, पालकप्य, ये हाथियों का इलाज करने लगे, ठीक है, यानी एलिफेंट का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में यहाँ से एक हमारे एलएसए में के रूप में यहाँ से हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर किस प्रकार से कि 1761-62 के अंदर एक पशु चिकित्सा करने वाले व्यक्ति थे, कहाँ के थे भी, फ्रांस के। तो कौन थे व्यक्ति, कैलोड बार्गलेट ने फ्रांस के लियांस क्षेत्र में फर्स्ट वेटरनरी इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का प्रथम वेटरनरी स्कूल कह दो, इंस्टीट्यूट कह दो, तो उन्होंने स्थापना की थी कब, 1761-62 के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमें वेटरनरी का इंस्टीट्यूट मिला था फर्स्ट, कहाँ पर, फ्रांस में है, लियांस नामक स्थान पर। उसके बाद में 1800 के आसपास पर हमें एनेस्थीसिया की खोज हुई। तो एनेस्थीसिया के बारे में हम जब हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे सर्जरी में, तो एनेस्थीसिया के बारे में हम प्रॉपर पढ़ेंगे। तो एनेस्थीसिया होता क्या कि सुन कर देता है किसी चीज को, जैसे हमारा बॉडी पार्ट हो गया, जैसे जिस पार्ट पर हमें सर्जरी करनी है तो हम उनको सुन कर देते हैं, ताकि हमें क्या होगा, दर्द का एहसास नहीं होगा, तो हम सर्जरी आराम से कर पाते हैं एनिमल की, ठीक है। तो हमें काबू भी करने में भी आसान होता है। बाकी हम बिना एनेस्थीसिया का प्रयोग करने पर क्या होगा, एनिमल हमसे काबू नहीं हो पाएगा, और उसको दर्द का एहसास होने पर वो सर्जरी उतनी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमें एनेस्थीसिया का प्रयोग करना ही पड़ता है किसके अंदर, सर्जरी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि 1865 में एक जोसेफ लिस्टर नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, कार्बोलिक एसिड का उपयोग किया और प्रतिजैविक यानी एंटीसेप्सिस का आविष्कार कर दिया, खोज कर दी उन्होंने, एंटीसेप्सिस बना दिया किससे, कार्बोलिक एसिड से, ठीक है। इससे क्या हुआ कि प्रतिजैविक मतलब कि और रोग फैला नहीं, ठीक है। एंटीसेप्टिक का प्रयोग करने पर जो सर्जरी के अंदर ये एक इंपोर्टेंट रोल अदा करता है, कौन सा, एंटीसेप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट 1842 में इथर को सर्वप्रथम एनेस्थेटिक यानी फर्स्ट एनेस्थेटिक के रूप में, निश्चेतन के रूप में उपयोग में लिया गया। किसको लिया गया था, तो इथर को सर्वप्रथम, कब, 1842 के अंदर। अब हम देखते हैं सर्जरी का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी। उससे पहले हम देखते हैं सर्जरी है क्या। तो सर्जरी में क्या करते हैं, हम किसी बॉडी पार्ट पर हम चीरा लगाते हैं, जिस पर हमें डिजीज है या उसका इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो उस पर हम चीरा लगाएंगे, फिजिकल मैनिपुलेशन करेंगे यानी कि शारीरिक हस्तक्षेप। उसके बाद में कोई क्यों करते हैं भाई, हर शारीरिक ऐसे तो नहीं करते, तो कोई कारण होगा डिजीज का, तो क्यों करते हैं भाई, कोई डिजीज हो गई या इंजर्ड हो गया, तो कोई इंजरी है, तो उसका हम ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो सर्जरी तो हो गई, अब जो मुख्य सर्जर होगा, जिसे हम जो मुख्य चिकित्सक हो गया हमारे पास, कोई जैसे एक एनिमल आ गया उसकी हमें सर्जरी करनी है, तो उसका मुख्य चिकित्सक होगा या मुख्य से चिकित्सा करने वाला होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सर्जन कह देंगे। और जो उसकी सहायता करेगा उस ऑपरेशन में, तो उसको हम असिस्टेंट सर्जन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो अब हम जो सर्जरी है उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग यानी कि समय पर, किस समय के अनुसार हम किस प्रकार से सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो समय सीमा के आधार पर, ठीक है, समय सीमा के आधार पर फर्स्ट देखते हैं कि चयनित शल्य चिकित्सा यानी इलेक्टिव सर्जरी। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल आया तो उसको उस टाइम ही हमें सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हमने जैसे 15-20 दिन का ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट हमने लेने दिया, उसके बाद में उस डिजीज यानी उसकी जो डिजीज है उसकी हमने पूरी प्लानिंग बना ली ऑपरेशन की, सर्जरी करने की।
तो यानी प्रॉपर प्लानिंग होगी उसकी, और उसको करने की कोई जल्दबाजी नहीं होगी, पूरी प्लानिंग होगी। उसके बाद में उस सर्जरी करने के लिए हम उसको प्रिपेयर करेंगे कि आज अभी आपकी सर्जरी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, अर्थ चेंज शल्य चिकित्सा यानी सेमी इलेक्टिव सर्जरी, यानी ऐसी सर्जरी जिसको हमें आवश्यकता तो नहीं है हाथों हाथ करने की, लेकिन उसको प्राणी को जीवित रखने के लिए जो हमें वो सर्जरी करनी पड़ती है, यानी इतनी आवश्यकता नहीं होती है उसको तुरंत करने की, तुरंत प्रभाव से करने की, लेकिन उसकी क्या करते हैं हम मानव को जीवित रखने के लिए कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अति आवश्यक शल्य चिकित्सा यानी कि अर्जेंट सर्जरी, जैसे हम इंग्लिश में भी मैंने आपको दे रखा है ताकि अच्छा समझ में आए हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड। तो वेटरनरी के अंदर जो इंग्लिश वर्ड अपना मेन रोल अदा करते हैं, इंग्लिश आपको इंग्लिश में भी ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो अर्जेंट सर्जरी में क्या होता है कि इसको जल्दी करने की आवश्यकता होती है थोड़ी। तो यानी जैसे कोई एनिमल आया, उसको जैसे हमने एनिमल आ गया तो उसको हमने थोड़ा बोतल चढ़ाई थी, ठीक है, ड्रिप चढ़ा दी, जैसे ग्लूकोज चढ़ा दिया। तो जैसे आया उसको थोड़ा रेस्ट किया हमने, थोड़ा हल्का फुल्का उसको ट्रीटमेंट दी दिया उस टाइम तो उसको स्थिर हो गया, जैसे आया ठहरा थोड़ा, तो अब उसको हम सर्जरी करने लायक हो गया, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं कि भी आया डायरेक्ट सर्जरी कर दो, नहीं, उसको कुछ थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए उसको हम पहले कुछ जैसे एक दिन, जैसे आज सर्जरी नहीं करनी, कल करनी है, तो उसको थोड़ा हल्का फुल्का हम ट्रीटमेंट उसको चालू रखते हैं, उसके बाद में हम सर्जरी कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ देखते हैं आपातकालीन सर्जरी, जिसे हम क्या कहते हैं इमरजेंसी सर्जरी, जिसको हमें तत्काल प्रभाव से करना पड़ता है, नहीं करते हैं तो फिर एनिमल की मृत्यु भी हो सकती है, यानी डेथ हो सकती है। तो ऐसी सर्जरी जिसको हमें तुरंत प्रभाव से करने की आवश्यकता होती है, जिसे हम आपातकालीन सर्जरी, या नाम से स्पष्ट हो रहा है आपातकालीन है, इमरजेंसी होगी तभी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्व द बॉडी पार्ट, यानी कि शरीर के जो विभिन्न पार्ट होंगे, ऐसे सर्जरी जिनमें जैसे हमारा सिर हो गया, मस्तिष्क हो गया, ठीक है, आहार नाल हो गई, पेट की सर्जरी हो गई, जैसे कुछ बॉडी पार्ट होंगे, मानव पुरुष सर्जन तंत्र हो गया, मूत्राशय हो गया, तो उनकी सर्जरी करेंगे तो उनको बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट है तो उनके आधार पर हमने सर्जरी को डिवाइडेड कर दिया। किस प्रकार से करते हैं डिवाइडेड, देखिए फर्स्ट में हमने देखा गैस्ट्रो इंस्टेंटिलियल सर्जरी, यानी प्राणी की जो आहार नाल होती है, ये होगी आहार नाल, उसका हमें ट्रीटमेंट करना है, यानी उससे संबंधित कोई हमें शल्य चिकित्सा करनी है तो हमें गैस्ट्रो का अर्थ होता है आहार नाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी, कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी यानी प्राणी शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र व हार्ट से संबंधित शल्य चिकित्सा को हम क्या कहते हैं कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी के अंदर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गायनोलॉजिकल सर्जरी, गायनोलॉजिकल मतलब मादा, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से जितने भी प्रकार की डिजीज होती है उससे संबंधित, तो उसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं या उसकी सर्जरी करते हैं तो किसके अंदर आती है, तो गायनोलॉजिकल सर्जरी। इसके जो पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, जैसे हम जा रहे हैं किसी के पास, तो जैसे हमने अपना सिर का ऑपरेशन करवाना मस्तिष्क का, तो हम न्यूरोलॉजिकल, जो न्यूरोलॉजी होता है, ठीक है, न्यूरो सर्जर बोल देते हैं उसको, उसके पास में जाएंगे तो पर्टिकुलर कोई एक डॉक्टर होगा जो इस सर्जरी को करने के लिए होगा, यानी पर्टिकुलर उस जो टॉपिक है उसमें निपुण होता है। जैसे गायनोलॉजिकल सर्जर हो गया जो फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छी जानता हो और उसकी सर्जरी अच्छी प्रकार से कर पाता हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर हम किसमें लेंगे, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी जिसमें अस्थियां हो गई यानी बोन्स हो गई और मांसपेशियां हो गई, उनका अध्ययन या उनकी जो सर्जरी करते हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर करते हैं, ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद में हम देखते थे न्यूरो सर्जर, मैंने आपको बताया था न्यूरो सर्जर, न्यूरो सर्जर क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क का ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवानी है, तो वो न्यूरो सर्जन यानी न्यूरो सर्जिकल या सर्जरी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट यूरोलॉजिकल, यूरोलॉजिकल मतलब मूत्र उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कोई डिजीज होगी तो उसका जो सर्जरी करते हैं तो वो इसको इस पार्ट के अंदर यानी इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम रखते हैं। उसके बाद में हम हमारा जो नट है नेक्स्ट जो है बॉडी इन्वॉल्व पार्ट के आधार पर वो कौन सा है, तो ओटिया रिगोनोलॉजिकल सर्जरी। तो इसके आधार पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें
इसे सर्जरी किस प्रकार से करेंगे, तो ENT यानी ईयर, नोज और थ्रोट यानी जो हमारा जो गला होता है, ठीक है, उसकी सर्जरी हम किसके अंदर करेंगे, तो ये इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्थेल्मिक मिक्स सर्जरी यानी आंख की जो सर्जरी होती है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओरल सर्जरी, जो मुख की सर्जरी, मुख है उसके अंदर कोई है प्रॉब्लम तो उसकी सर्जरी हम ओरल सर्जरी कहते हैं। एब्डोमिनियल सर्जरी जिसे हम उदरगुहा सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थोरेसिक सर्जरी, वक्सगुहा, वक्स है उसमें कोई सर्जरी करनी है तो वक्सगुहा थोरेसिक सर्जरी के अंदर डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट यानी जो उपकरण हमें जो है उनकी आवश्यकता होगी, तो हमने उपकरणों के आधार पर सर्जरी को निम्न भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट मिक्रो सर्जरी यानी जिसमें सूक्ष्म उपकरण के यूज होंगे, जैसे सूक्ष्म हो गए, छोटे छोटे उपकरणों के उपयोग होते हैं। जैसे हमने मस्तिष्क का ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनके अंदर छोटे छोटे 47 जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं तो उनको हम मिक्रो सर्जरी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेजर सर्जरी यानी कि लेजर सर्जरी में क्या कहते हैं, उत्तक हो गया, टिश्यू को हमें कट करना है वहां से, तो टिश्यू को काटने के लिए लेजर किरणों का उपयोग कर लेते हैं हम, तो उसे हम लेजर सर्जरी कह देते हैं। तो ये क्या है कि उपकरण है उनके आधार पर हमने सर्जरी को डिवाइड किया। नेक्स्ट देखें अल्ट्रासोनिक सर्जरी, तो अल्ट्रासोनिक सर्जरी मतलब उत्तक को काटने के लिए अल्ट्रासोनिक का उपयोग कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कैरियो सर्जरी यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग उत्तकों को नष्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रो विद्युत ऊर्जा से हम जो है उत्तक को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रो सर्जरी कह दिया हमने, विद्युत का उपयोग हुआ। उसके बाद में हमने रोबोटिक सर्जरी, जिसमें हम क्या करते हैं रोबोट की सहायता से यह सर्जरी करवाते हैं, यह सहायता करता है वो हमें। तो हालांकि रोबोटिक सर्जरी जो है वो हमारे एनिमल के अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये हमारे जो मेन है एम्स के अंदर हो गया, तो वहां पर जो है रोबोटिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड पर्पज, यानी कि हमें कोई सर्जरी करनी है तो उसका कोई मुख्य उद्देश्य होगा, उसकी प्रकृति होगी। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने हमारी इच्छा के अनुसार सर्जरी कर देंगे, नहीं, तो उसका कोई पर्पज होगा, उसका कोई मेन उद्देश्य होगा कि हम इस चीज के लिए जो है उसकी डिजीज हो गई तो उसके उद्देश्य से हमें सर्जरी करनी है। जैसे एक ट्यूमर हो गई, बड़ी ट्यूमर हो गई, तो उसको निकालने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तो उसका क्या मेन पर्पज को क्या हो गया है उस सर्जरी को करने का, तो हमें उस ट्यूमर को निकालनी है, तो वो उसका क्या मेन पर्पज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड पर्पज के आधार पर हम देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटरी या डायग्नोस्टिक सर्जरी यानी जी इसके अंदर हम ऐसी सर्जरी करेंगे जिसमें हमें डिजीज का पता लगाना है, यानी डिजीज डायग्नोसिस के लिए हम सर्जरी जो करते हैं उसे हम क्या करते हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो हमें पता करने के लिए हम जो सर्जरी करते हैं उसे डायग्नोस्टिक सर्जरी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थेरेपेटिक सर्जरी। थेरेपेटिक सर्जरी का मतलब होता है ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई डिजीज हो गई उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो सर्जरी कर रहे हैं तो उसे हम थेरेपेटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी ये एक सर्जरी तो है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उपचार करने से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, इसका उपचार से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका क्या होता है कि हमारा जो कोई चेहरा हो गया, ठीक है, मेन के आदमियों के अंदर मानव के अंदर जो है इसके कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से करते हैं, जैसे कोई हमारा जो चेहरा हो गया उस पर हमने प्लास्टिक सर्जरी करवा दी तो अधिक सुंदर हो गए, या फिर उसके अंदर कोई बाह्य रंग रूप पे जो है हमने जैसे हमारा कोई हाथ जल गया, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली तो वो हमें जला हुआ पार्ट नहीं दिखता है, तो कॉस्मेटिक सर्जरी या हम जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, ये इसका उद्देश्य जो है ट्रीटमेंट ना होकर बाह्य रंग रूप का में परिवर्तन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में क्या करते हैं कि सामान्य सर्जरी कब करते हैं कि जब कोई मानव का शरीर है या एनिमल का शरीर हो गया उसकी जो कोई सामान्य क्रियाविधि है, असामान्य क्रियाविधियां है, यानी कि उनका जो दैनिक रूटीन है कुछ चेंज लग रहा है हमें, तो असामान्य क्रियाविधि को सामान्य करने हेतु जो सर्जरी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जनरल सर्जरी, ठीक है। जनरल सर्जरी के टॉपिक में उससे डिवाइडेड के अंदर हम क्लासिफिकेशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं
रिप्लेसमेंट या ट्रांसट्रैक्शन, जिसे रिप्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि आदान प्रदान वस्तु में हो गया। जैसे किसी का आदमी या कोई गाय होगी, उसका पैर कट गया, ठीक है, तो हम उस पैर का अगर हमसे ट्रीटमेंट हो पाता है तो कर देते हैं, यानी कि उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो कर देते हैं। या फिर उसका पैर बिल्कुल काम का नहीं होता तो हम उसको क्या करते हैं, उस पैर को काट कर फिर उसकी जगह कोई कृत्रिम पैर लगा देते हैं, जिससे उसमें चलने में आसानी हो जाए या फिर वो चल सकता है, ठीक है। तो ऐसी सर्जरी या रिप्लेसमेंट बोल देते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिप्लेसमेंट मतलब चेंज करना। तो हमने जैसे हमारा पैर था, उसको हमने चेंज कर दिया, किसमें, कृत्रिम पैर के रूप में, आर्टिफिशियल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, प्रयोगात्मक उद्देश्य के कारण। जैसे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो उनको क्या है कि प्रयोग करने के लिए कुछ डेड बॉडी चाहिए, तो ठीक है, तो ऐसी सर्जरी करेंगे कि जैसे डेड बॉडी होगी तो उस पर हम सर्जरी करेंगे, किसके लिए, प्रयोग करने के लिए, ताकि हमें कुछ उसका उसके बारे में अध्ययन कर सके। तो अध्ययन करने के लिए जो सर्जरी करते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंटल सर्जरी यानी प्रयोगात्मक सर्जरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीप्यूरेटिव सर्जरी या एल्बोक्टिव सर्जरी, यानी किसी अंग को काट देना। यानी जैसे हमारा कृत्रिम पैर हमने काटा था, कृत्रिम पैर है, उसको लगाने के लिए हमने जो पहला हमारा पैर था जो बिल्कुल पूर्णतः खराब हो गया था, उसको हमने किसी भी अंग से उसको काट दिया। यानी कि किसी भी अंग को, जैसे हमारा हाथ है वो खराब है, हो गया किसी कारण से, तो हमने जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हाथ खराब हो गया, तो उसके जगह हमने कृत्रिम हाथ लगाने का फैसला किया है, तो हम उसको जो है उसको काट देते हैं। तो उसके अंदर इसका मतलब इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर आता है पैलिएटिव सर्जरी, यानी थोड़ी राहत करने के लिए। ये सर्जरी सबसे बेकार मानी जाती है, क्यों इसके अंदर क्या है कि उस डिजीज का जिसका हमने पता है उसका हम प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते हैं, या प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी राहत यानी कि कुछ समय के लिए जो है उसमें हम इलाज कर लेते हैं, जिससे पशु या फिर मानव को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, यानी प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते हैं। ये एक अपवाद कह दो, या इससे नहीं होना चाहिए कि हमें किसी भी डिजीज है उसका प्रॉपर इलाज होता है तो हमें प्रॉपर इलाज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, यानी कि हानि किस प्रकार से, जैसे हम सर्जरी कर रहे हैं तो उसके कुछ लाभ भी होंगे तो कुछ हानियां भी होगी, किस प्रकार से है। तो मेजर सर्जरी, जिसके अंदर ऐसी सर्जरी जो बड़ी सर्जरी होगी उसमें क्या होगा, हाई रिस्क होगा, ठीक है, हाई रिस्क हो गया। और या फिर सेकंड टाइप में देखते हैं मिनिमल सर्जरी, यानी लॉस रिस्क होती है, जैसे हमने डॉकिंग कर दी, ठीक है, या डिमॉर्निंग कर रहे हैं, तो ये क्या लो रिस्क वाली सर्जरी है। इसके अंदर ज़्यादा अगर हो भी जाता है तो इतना ज़्यादा रिस्क के काम नहीं होती है, ठीक है। तो आज जो हमारा पहले जो टॉपिक था सर्जरी का, पहला टॉपिक हमने लिया था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी आज हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और आपको जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से आप जो है ये PDF डाउनलोड कर लेना और आप अपने नोट्स खुद भी प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।